साइलेंस। एक सवाल, देव नर्वस कब होता है? ग्रुप डिस्कशन में? इम्पॉसिबल। स्टेज पर? कम ऑन। लड़की को प्रपोज करने में? ओके लास्ट चांस, पोकर नाइट से खाना खाने में। क्वेश्चन चेंज, देव नर्वस क्यों नहीं होता? नर्मदे हर जनता। इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेरी लाइफ के बारे में कि ट्रैवल इंडिया विद देवा का देवा बाबा कौन है। मेरा जन्म हुआ 5 अक्टूबर 1992 में। मैं दिल्ली बॉर्न एंड बॉट अप हूँ। जब मैं छोटा बच्चा था मैं बहुत शैतानी करता था। मेरा इंटरेस्ट इतना एकेडमिक्स को लेके इतना था नहीं, मैं एवरेज बच्चा था। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे थोड़ी फ्रीडम दी और मुझे स्पोर्ट्स में भी अलाउ करा। मैंने स्पोर्ट्स में देखा तो मैं एथलेटिक्स में, मैं क्रिकेट में, मैं टाइक्वांडो में स्टेट लेवल पे गोल्ड मेडल था। मैं जोनल लेवल तक क्रिकेट खेल चुका था एज अ बॉलर। तो मुझे ऐसा हुआ यार, सब मुझे भी जानना चाहें, सब मुझे क्यों नहीं जानेंगे। तो मैं कुछ ऐसा करता हूँ जिससे सब मुझे जाने। ये मन में बैठ गई बात। मैं स्कूल गया, मैंने स्कूल में टीचर से बोला कि मुझे डांस में भी इंटरेस्ट है, मुझे डांस करना है। तो जब डांस के लिए गया तो वहाँ पे टीचर ने देखा कि ये डांस भी बहुत अच्छा करता है। उस टाइम पे मुझे लगा कि जैसे मैं कुछ भी करूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं जो सोचूंगा मैं वो कर सकता हूँ। तो मैंने म्यूज़िक में भी इंटरेस्ट दिखाया। मुझे तबला बजाना बहुत पसंद था। मैं घंटों घंटों बजा सकता था कि मैं जो भी चीज़ करता हूँ मैं बहुत अच्छा हूँ उसमें। मुझे ऐसा लगता था क्रिकेट भी सब खेल लेते हैं, तबला भी सब बजा लेंगे, डांस भी कर लेते हैं, टाइक्वांडो भी कर लेते हैं, क्रिकेट भी खेल लेते हैं। तो उसके बाद लाइफ में एक घंटी बजी। मेरे जो टाइक्वांडो के टीचर थे, जिनके साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशन था, मैं स्कूल में मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हीं के साथ रहता था। अंडर वेट 60 में जब मैं क्लास 4th में ही था, मैं स्टेट लेवल पे गोल्ड मेडल लेके आया था। एंड वो दिन मेरा सबसे ज़्यादा खुशी का था क्योंकि दिल्ली तारकातोड़ा स्टेडियम में वो मैच देखा गया था। उसी दिन मेरे जो टीचर थे, मेरे गुरु जो थे, वीर सर, उनकी डेथ हो गई एक एक्सीडेंट में। एंड उसके बाद मेरा जैसा मन सा हट गया एंड मैंने अपना स्कूल चेंज करा। स्कूल में मैं गया, वो एक कॉन्वेंट स्कूल था। मैं एक गुड स्टूडेंट से एक एवरेज स्टूडेंट पे आ गया एंड बोर्ड एग्जाम दिए, आई गॉट ओनली 60%। तो मैंने कॉमर्स में एडमिशन लिया एंड एक दिन मैं अपने डैड के साथ जा रहा था, वो दूसरी घंटी बजी। मैंने 1 साल कंपनी सेक्रेटरी करी एंड उसके फाउंडेशन एग्जाम में मैं एक सब्जेक्ट में रह गया था। तो मैंने देखा कि जो चीज़ मैं बचपन में इंजॉय करता था, उसको एक और चांस क्यों ना दिया जाए। मैंने अपने डैड से बोला एंड एमिटी स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन नोएडा, एमिटी यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया, जहाँ पे 3 साल मैंने ग्रेजुएशन करी। और वो थी मेरी लाइफ की तीसरी घंटी। जो भी विधाता, जो भी भगवान, जो भी कॉस्मिक पावर, जो भी स्पेस, जो भी एनर्जी है, जिसको भी आप सुपीरियर मानते हो, वो कहीं ना कहीं आपके लिए डेस्टिनी बना के रखा हुआ है। जो आपकी डेस्टिनी है आप वहाँ पहुँचोगे। उसके बाद लाइफ ने मुझे इतना ज़्यादा गिव बैक किया। एंड मीडिया लाइन में घुसने के बाद मैंने देखा कि अचानक से कॉलेज गया एंड उसके बाद मिस्टर दिल्ली का कंपटीशन हुआ था। तो लोगों ने मुझे बोला कि जा 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 डांस कर डांस कर। एंड उसी बूस्ट ने आई वन मिस्टर दिल्ली टैग। उसके बाद जो अट्रैक्शन मिली लोगों से, जो लोगों से फेम मिला, सब लोग मुझे जानने लगे, मुझे मैसेजेस आते थे लोगों के। तो लाइफ को जो वो सेकंड चांस दिया, उसने मुझे बहुत अच्छा एक बार ज़िंदगी जीने का मौका दिया। एंड वो चीज़ें होने के बाद डांस सोसाइटी का प्रेसिडेंट हुआ मैं कॉलेज का, चौथी घंटी का। एंड दैट वाज बॉलीवुड। मैं एक फ़िल्म की कॉल थी एंड एक फ़िल्म में प्रोडक्शन का काम था, कि मुझे लोगों को हैंडल करना है, मैनेजमेंट का। एंड मैं उस सेट पे पहुंचा। उस सेट पे जाने के बाद मैंने एक दो कास्ट थे जो मुझे समझ आए थे। नई फिल्म थी, नई कास्ट था उसमें, बट एक दो हीरो, एक दो लोग मुझे देखे जो मैंने देखे हुए अपने बचपन में टीवी में, बॉबी देओल की बिच्छू मूवी में। तो वो लोग मैंने देखे, मैंने एकदम बोला कि अरे यार ये ऐसा है, फिल्म ऐसे बनती है, ये ऐसे एक्टिंग करते हैं। तो वो इतना इंटरेस्ट बन गया कि पता नहीं मुझे ज़िंदगी में कि वो वहाँ से पहली पिक्चर सेकेंड ईयर कॉलेज से 1.5 साल बिता दिए बिना अपने घर पे माता पिता से बात करे हुए, अपने दोस्तों से बात करे हुए। मैं काम में इतना बिजी था, एक पिक्चर के बाद दूसरी पिक्चर, दूसरी के बाद तीसरी। मेरा वो जो टैलेंट था, वो जो एक जुनून था उस चीज़ का, वो लोगों ने रिकॉग्नाइज किया। लोगों ने अपने साथ काम करने के लिए मुझे दोबारा बुलाने लग गए। फिल्म इंडस्ट्री जो मीडिया की लाइन है, उसमें टाइम कुछ नहीं होता कि हमारी रेगुलर टाइम नौकरी नहीं होती है कि 9 to 5 का जॉब है। हम किसी दिन 12 घंटे काम करते हैं, शूटिंग करते हैं, किसी दिन 18 घंटे शूटिंग करते हैं, किसी दिन 2 दिन 3 दिन शूटिंग लगातार चलती रहती है। तो उस चीज़ में मैं 1.5-2 साल ऐसे ही बिताए कि सोना कब, खाना कब, चलना, ये वो, घूमना, शूटिंग करो, ये करो, वो करो।
लाइफ एकदम से चेंज हो गई। 1.5 साल के बाद मैंने पहली बार अपने माँ बाप से बात करी तो ऐसा लगा कि यार लाइफ में बहुत छूट गया। क्या लाइफ ऐसी थी कि हमें इतनी उम्र तक ही साथ था, उसके बाद फिर हम अलग हैं, तो ये रिश्ते बनाए क्यों गए? ऐसी छोटी छोटी बातें मेरे दिमाग को कसने लग गई। तो उसके बाद फिर मैंने सोचने लगा कि क्या है इसका चुनाव। एंड 2016 में फिर एक चीज़ आई कि तब तक उन्हीं क्रू में से, उन्हीं पिक्चरों में जो शूटिंग करते उन्हीं में से एक लड़का था, कुणाल पाटिल, मुंबई का। 3-3 दिन जब हम काम करते हैं, शूटिंग करते हैं, नींद मार दी, तो हमें लगा कि हम इससे भी एक्सट्रीम क्या कर सकते हैं। तो बेग बोरो स्टील, कि बिना पैसे के मैं ट्रैवल करना शुरू कर दिया था 3,500 किलोमीटर। क्योंकि मैंने अभी तक जो भी घूमने जाता था वो हफ्ते 10 दिन 15 दिन जाता था। 15 दिन में 0 रुपीज़ में सर्वाइव कर सकते हैं, बट 3,500 किलोमीटर, क्योंकि आपको चलना भी तो होगा उतना। अब ये बात को उसने मुझे कहा और पता नहीं मेरे अंदर से ऐसा हुआ, मैंने पक्का परिक्रमा पे जब मैं निकला तो मैंने वो क्वेश्चन वो मेरे पास दिमाग में आते थे कि जो मैंने बचपन में अपने आप से पूछे थे। मैं कॉन्वेंट स्कूल में मैंने पढ़ा था, तो हमें इतिहास अपने देश का तो पढ़ाया ही नहीं गया था। हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशिया रेवोल्यूशन, हमें पता नहीं क्या क्या पढ़ा दिया था, पर हमें अपने देश का नहीं पता था। पर जब अब नर्मदा परिक्रमा में कर रहा था तो उधर जो लोगों की हिस्ट्री मुझे पता चल रही थी। ये गांव कितने साल पुराना है, ये जो कम्युनिटी है इस गांव में कितने साल पुरानी है, ये इतनी बड़ा महल किसने बनाया, अहिल्याबाई कौन थी, शिवाजी राव कौन थे, राणा प्रताप कौन थे, ये सारा, अशोका कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे। तो ये सारी चीज़ें जब मैंने लाइफ में देखनी शुरू की तो मैंने देखा कि रियल लाइफ में तो हम इन्हीं लोगों से काम करेंगे, लोगों के बीच में। इन लोगों के पास हिस्ट्री कुछ और है, मुझे कुछ और हिस्ट्री पता है। तो ये पहले तो ये भ्रम टूटा कि हम कौन है, हमें पढ़ाया क्या गया है और हम क्या समझते क्या है। रियलिटी पे आते बात करते हैं कि हम जिस जहाँ रहते हैं वहाँ की सभ्यता, वहाँ का कल्चर ही फॉलो करेंगे ना। हम कहीं और का क्यों करेंगे? कहीं और का करते तो हम वहाँ के होते ना। तो ये चीज़ टूटने लग गई। उसके बाद मेरे जवाब आने लग गए कि मुझे ये सवाल क्यों आ रहे हैं कि अब मैं अपने घर वालों से दूर हूँ पर तो दुखी क्यों हूँ, इतना जो मुझे काम पसंद था वो मैं काम कर रहा हूँ तो मैं दुखी क्यों हूँ, इतनी माया दिख रही है मुझे, अब मैं माया से दूर क्यों जाना चाहता हूँ। इनके सवाल के जवाब मुझे मिलने लग गए थे। ये परिक्रमा करने के बाद मेरे में बदलाव क्या है? वो तो सबसे पहले होता है कि सनराइज सनसेट देखो। आप अपनी बॉडी को 1 घंटा दो, 1 घंटा आप अपनी बॉडी को ज़रूर दो। आप चाहे एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो आप नेचर को बॉडी के साथ जुड़ने दो। पार्क में जाओ, खुले एरिया में जाओ, वहाँ पे सुबह सुबह ऑक्सीजन है उसको अपनी बॉडी में टच होने दो, फील होने दो, तभी वो बॉडी कनेक्ट हो पाएगी नेचर से। आप अपना आप को दूर रखते हो। 4 दीवारी के अंदर रहने के बाद आपने अपना आप को, नेचर को, इस बॉडी को नेचर से, प्रगति से दूर रख लिया। अब दूर रख लिया तो कनेक्शन आपको मैजिक कैसे दिखेगा? आप कनेक्ट तो करो उसे, चार्जर को कनेक्ट करोगे तभी तो फ़ोन चार्ज होगा। बिना चार्ज हुए फ़ोन कैसे चार्ज हो जाएगा? आप अपनी ज़िंदगी में कोई भी डिसीजन लो, जैसे मैंने अपनी डिसीजन लिया परिक्रमा में कि अब मैं जो भी डिसीजन लेता हूँ वो तुरंत नहीं लेता हूँ। हर चीज़ को मैं 3 अलग पर्सपेक्टिव, 3 अलग नज़रिए से देखता हूँ कि धर्म के हिसाब से ये बात कहाँ है, कर्म के हिसाब से ये बात कहाँ है, और अगर नियति क्या चाहती है, आपका धर्म क्या है इस कर्म को करने के लिए, और उसके बाद जो नियति चाहिए वो आपका फल होगा। पर आपको कर्म पूरा करना है क्योंकि यही आपका धर्म है। और आप कर्म, अगर अपना कर्म करोगे धर्म निभाने के लिए तो नियति तो आपको देगी ही। अब वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो। इफ यू आर वर्किंग इन बीपीओ, आई एम टॉकिंग टू यू गाइज, इफ यू आर वर्किंग इन बीपीओ, कि अगर आप बीपीओ में काम कर रहे हो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे हो, डजंट मीन कि आप तिलक लगा के चले जाओ वहाँ पे एकदम ओ हो तभी आप जिंदगी जियो। नहीं नहीं, तिलक लगाने को नहीं कह रहा। सुबह उठो, सनराइज देखो, 1 घंटा एक्सरसाइज दो बॉडी को, उसके बाद खुद जाओ, नहाओ धो, और उसके बाद जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है उसको डेडिकेट करो गुड मॉर्निंग, और अपना दिनचर्या चालू करो। आपके पास कोई भी काम आता है अपना धर्म कर्म और नियति के हिसाब से करो। अब लोग कहते हैं कि बॉस ने इतना काम दे दिया यार, उसमें धर्म कर्म क्या करेंगे? किसी ने अगर बॉस ने हमें ये अपॉइंटमेंट दे दी कि यार ये आपको काम कंप्लीट करना है तो अब उसमें धर्म कर्म जोड़ूंगा? नहीं, ये तो आपका कर्म है कि आपको उस कंपनी के लिए काम करना है, लॉयल्टी आपकी धर्म है। अब नियति क्या चाहती है? भगवान चाहेंगे शायद आपको प्रमोशन मिल जाए, भगवान चाहेंगे आपकी जॉब चेंज करके फिर अपग्रेड कर दें। ये आपके काम के ऊपर है, जैसा आपने कर्म किया उस जॉब में। जब आप उस कंपनी से पैसा ले रहे हो, आप उस ऑर्गेनाइजेशन से आप नौकरी कर रहे हो, आप सैलरी ले रहे हो अपने बॉस से, तो उस पैसे की कीमत तो आपको चुकानी ही पड़ेगी। अगर आप उसको चुका रहे हो तो आपको लाइफ में कोई कैसे पीछे छोड़ सकता है? ऑब्वियसली आप यू विल मूव ऑन।